हेलो दोस्तों, दिस इज राहुल सर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर होगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के वीडियो लेक्चर में हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे थ्योरी के पोर्शन को कवर करेंगे जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रूफ स्ट्रेस। तो साथियों, हमको पता है डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो अगर उसका टेंशन टेस्ट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, यील्डिंग पाई जाती है। यील्डिंग इन द सेंस कि कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आयरन से क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिसका अगर आप टेंशन टेस्ट करते हैं यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रा करते हैं तो होता क्या है कि ये मटेरियल जो है यील्डिंग शो नहीं करते। तो ऐसे पदार्थ जो यील्डिंग शो नहीं करते हैं तो इनकी डिजाइन के लिए आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस स्ट्रेस पर लगाएंगे। तो होता क्या है कि ऐसे पदार्थ जो यील्डिंग शो नहीं करते हैं, जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, अगर इन पदार्थ को आप डिजाइन पर्पज के लिए कहीं यूज करते हैं तो ये यील्डिंग शो नहीं करते हैं। तो इनकी डिजाइन के लिए आप जो है डिजाइन स्ट्रेस कैसे पाएंगे, तो ये कहते क्या है कि 0.002 यानी 0.002 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, या 0.2% स्ट्रेन पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के समांतर, ये देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के समांतर एक रेखा खींची जाती है। ये कर्व को जिस पॉइंट पर काटती है उस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है डियर, उसी को बोला जाता है आपका प्रूफ स्ट्रेस। जी हाँ, तो प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेस होता है जिस पर हम क्या करते हैं, डिजाइन स्ट्रेस निकालने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। ठीक, तो इसको साथियों आप लोग नोट कर लीजिए। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो यील्डिंग शो नहीं करते हैं उनकी डिजाइन के लिए यील्ड स्ट्रेस पाने के लिए आप क्या करते हैं, 0.02% स्ट्रेन पर क्या किया जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, प्रूफ स्ट्रेस कहा जाता है। प्रूफ स्ट्रेस कौन कौन से मटेरियल के लिए निकाला जाता है, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया और कॉपर हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप। अब हमारा अगला टॉपिक होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। जी हाँ, अगला टॉपिक हमारा है कंप्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। डियर, माइल्ड स्टील का अगर आप कंप्रेशन कर्व कर रहे हैं तो माइल्ड स्टील का कंप्रेशन कर्व जो होता है अगर बात किया जाए तो कुछ इस तरह से आता है, कुछ इस तरह से आता है। ठीक, और ये जो कर्व है ये आपका इंजीनियरिंग कर्व है। कौन सा कर्व है डियर, ये आपका इंजीनियरिंग कर्व है। ये कंप्रेशन में इंजीनियरिंग कर्व है, लेकिन आपका ट्रू कर्व जो होता है वो क्या होता है, इसके ठीक नीचे पाया जाता है, यानी ये आपका कौन सा कर्व होता है, ट्रू कर्व होता है। अब देखिए कंप्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, यहां पर हमें जो याद करने वाला डेटा मिलेगा वो समझना है। हमें पता है टेंशन और कंप्रेशन में, टेंशन टेस्ट और कंप्रेशन टेस्ट अगर माइल्ड स्टील का किया जाता है तो दोनों का कर्व अलग अलग प्रकार का मिलता है, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है, विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी प्रत्यास्थ सीमा तक माइल्ड स्टील चाहे टेंशन में हो चाहे कंप्रेशन में हो, दोनों का कर्व ओरिजिन से यहां तक आपका इलास्टिक लिमिट तक दोनों का जो कर्व होता है उसकी ढाल एक समान होती है, यानी दोनों एक ही जैसा होता है। तो एक कीवर्ड्स लिखेंगे टेंशन और कंप्रेशन में। जी हाँ, टेंशन और कंप्रेशन में स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, एक समान होती है। ये कीवर्ड याद रखना है। इसके अलावा एक कीवर्ड ये याद करके रखना है, स्टील के सभी ग्रेड, स्टील के 3 ग्रेड हमने बता रखे ऑलरेडी, तो याद रखना है
स्टील के सभी ग्रेड, स्टील के सभी ग्रेड, सभी ग्रेड की स्टील के सभी ग्रेड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक समान होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक समान होती है और इसकी वैल्यू कितना होती है, वो होती है 210 गीगा पास्कल। ठीक, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। आपका स्टील की सभी ग्रेड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है डियर, कितना होती है, 210 गीगा पास्कल होती है। इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो 1 मिनट वीडियो को रोक लेना है और इसको पूरी तरह से क्या करना है, नोट कर लेना है। अब हमारी अगली टॉपिक होगी, यहाँ पे हम वही लिखेंगे जो पेपर में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं डियर, ज्यादा वास्ट थियरी हम बात नहीं करने वाले हैं। अब अगला टॉपिक हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर वेरियस टाइप ऑफ स्टील। स्टील के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें से 2-3 प्रकार की स्टील का हमको क्या करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रा करना है। तो देखिए टेंशन में ही ये कर्व है, किसमें है, ये टेंशन में है। अगर हम बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की माइल्ड स्टील की, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। अगर यहीं पर एक और स्टील आपकी आती है, रुक जाइए ऐसे बात करते हैं, ठीक इस तरह से, तो यहाँ पर जो पहला कर्व नीचे से दिख रहा है, ये पहला कर्व जो है ये माइल्ड स्टील का है। ये पहला कर्व जो है वो माइल्ड स्टील का है। दूसरा कर्व जो है वो टॉर स्टील का है और तीसरा कर्व जो है हाई टेंशन स्टील का है। अब देखिए समझते हैं तीनों के बारे में। तीनों ग्रेड, स्टील के सभी ग्रेड की अगर बात किया जाए तो इलास्टिक लिमिट तक सभी का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है डियर, सभी का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इलास्टिक लिमिट तक एक समान है। इसीलिए हमने पहले लिखा दिया है कि स्टील के सभी ग्रेड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। लेकिन कर्व अगर बात किया जाए तो सभी ग्रेड का क्या क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमें कीवर्ड्स क्या तैयार करना है ये समझिएगा। पहला कीवर्ड क्या होगा, ये बताइए इसमें सबसे ऊंचा कर्व किसका है, सबसे ऊंचा एचटीएस का है। तो लिखेंगे इन तीनों में एचटीएस की सामर्थ्य सबसे ज्यादा है। एचटीएस की सामर्थ्य क्या है डियर, सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा है। अब अगर पूछा जाए फ्रैक्चर के बाद सबसे ज्यादा कौन फैल रहा है, तो आप देखिए कि यहाँ पर लोड बढ़ाया जाए तो एचटीएस यहाँ पर फेल कर रहा है, टॉर स्टील यहाँ कर रही है और माइल्ड स्टील यहाँ कर रही है। यानी माइल्ड स्टील अगर बात की जाए फ्रैक्चर की, तो फ्रैक्चर होते समय काफी ज्यादा क्या हो जाती है, वो डिफॉर्म हो जाती है, यानी इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन पाया जाता है। इसलिए एक कीवर्ड ये तैयार करना है, इन सब में मतलब जो तीनों दिया गया है इन सब में माइल्ड स्टील इज मोर, माइल्ड स्टील सबसे ज्यादा डक्टाइल है, सबसे ज्यादा डक्टाइल है। जबकि इन तीनों में अगर पूछा जाए, जबकि एचटीएस सबसे ज्यादा इन तीनों में क्या है, सबसे ज्यादा ब्रिटल है, ठीक है ना। तो इस टर्म को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है डियर। तो इसको भी जो लिखा गया है इस तीनों टर्म को क्या करना है, नोट कर लेना है। वीडियो को रोकिए और नोट करते चलिए। हम जो भी नोट्स आपको दे रहे हैं डियर, इसको आप अपने नोट्स में क्या करेंगे, बनाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि इस नोट्स से बाहर नहीं आने वाले हैं, जो भी व्हाइट बोर्ड पर आपको लिखा जाएगा अगर आप उसे क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर वेरियस मटेरियल। अलग अलग प्रकार के मटेरियल का हमको क्या करना है,
स्ट्रेस 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 स्ट्रेन कर्व ड्रा करना है। ठीक, तो हम देखिए वही कर्व ड्रा करेंगे जो पेपर में आते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा जानकारी है या बहुत सारे कर्व हम खींच के यहाँ पे दिखा दें और आप लोग सबको पढ़ना स्टार्ट करो, कोई मतलब नहीं है। वही पढ़ो जो एग्जाम में आते हैं। तो देखिएगा डियर, सबसे पहला कर्व आपका जो होता है वो रबर का होता है। सबसे पहला कर्व किसका होता है? ये आपका रबर का है। ठीक, तो कीवर्ड्स हमारा तैयार क्या होगा समझिएगा जरा। ऐसे पदार्थ, ये किसका है? रबर का है। इसके अलावा अगर आप बात करें माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील का कर्व जो है कुछ इस तरह से होता है आपका। माइल्ड स्टील का कर्व कुछ इस तरह से होता है। ठीक, तो अगर बात किया जाए कि माइल्ड स्टील यानी माइल्ड स्टील और रबर में क्या खासियत है? इलास्टिक लिमिट तक माइल्ड स्टील का कर्व रेखीय है, जबकि इलास्टिक लिमिट तक अगर पूछा जाए रबर का कर्व जो है वो रेखीय नहीं है। तो यह लिखा जाएगा रबर एक नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, जबकि स्टील लीनियर इलास्टिक मटेरियल है। तो इस पॉइंट्स को आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। क्यों है? क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक इसका कर्व बिल्कुल स्ट्रेस स्ट्रेन का जो हुक का नियम उसको पालन करता है और इसका सीधा ग्राफ मिलता है, जबकि इसका क्या हो जाता है? कुछ टेढ़ा हो जाता है या वक्र के आकार का हो जाता है। इसी तरह से अगर बात किया जाए तो ये कर्व जो होता है माइल्ड स्टील पर लगभग ओवरलैप ही करता है डियर। ये जो होता है आपका, ये कार्क के लिए होता है। ये किसका है डियर? ये कार्क का है। अगर यहीं पे बात किया जाए, इसका, तो ये कर्व थोड़ा सा और फैलता है। ये होता है आपका एल्युमिनियम का। ये कर्व किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। ठीक, अगर इसी तरह से बात किया जाए थोड़ा सा इसको और ऊपर रखते हैं, तो ये आपका कास्ट आयरन का होता है। कास्ट आयरन का कर्व माइल्ड स्टील के कर्व से थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो याद रखने वाली क्या बात हमको मिली कि कास्ट आयरन का कर्व अगर ये जो है माइल्ड स्टील के कर्व से ऊंचा है, तो कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ जो होगी वो माइल्ड स्टील से क्या है? ज्यादा है। ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील में डक्टाइल कौन है सबसे ज्यादा, तो माइल्ड स्टील इज मोर डक्टाइल ओवर देन कास्ट आयरन। ठीक, तो एक कीवर्ड हमारा मिला कि रबर एक नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, जबकि स्टील क्या है? एक लीनियर इलास्टिक मटेरियल है। एक कीवर्ड आपको ये तैयार करना है कि रबर एक ब्रिटल मटेरियल है। रबर एक ब्रिटल मटेरियल है। इसको अभी हम ब्रिटलनेस जब बताएंगे तो वहां पे क्लियर कर देंगे। तो रबर क्या है? एक ब्रिटल मटेरियल है। एक आपने कथा ये भी सुनी होगी कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। हाउ? देखिए यहां पे अगर पूछा जाए, ये जो है रबर के द्वारा बनाया गया कोण है थीटा आर, और ये जो है आपका स्टील के द्वारा बनाया गया कर्व का स्लोप है। अब पूछा जाए कि किसका स्लोप ज्यादा है? स्टील का। आंख से देखने पे ही आपको पता चल रहा है स्टील का कोण जो है वो रबर के कोण से क्या है? अधिक है। अगर दोनों तरफ tan ले लिया जाए तो tan थीटा स्टील बड़ा होगा किससे? tan थीटा रबर से। और आपको बताए थे कि ये जो tan थीटा होता है यही इलास्टिसिटी को बताता है, यानी ई स्टील इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ई रबर हो जाएगा। तो ये भी आपको पॉइंट क्या करना है? मेंशन कर लेना यहीं पे
कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील रबर से क्या होता है, अधिक इलास्टिक होता है, इसको नोट कर लेना है। ठीक, अब अगला कीवर्ड्स क्या तैयार करना है, यहां समझिएगा जरा। कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन की इलास्टिसिटी जो होती है, अगर बात किया जाए माइल्ड स्टील के टर्म में, तो माइल्ड स्टील की इलास्टिसिटी का क्या होता है, वो लगभग आधा होता है। इसी तरह से अगर बात किया जाए कि एल्युमिनियम की, तो माइल्ड एल्युमिनियम की इलास्टिसिटी जो होती है, आपके माइल्ड स्टील की इलास्टिसिटी का क्या होता है, ये 1/3 होता है, 1/3 होता है, इसको नोट कर लेना है। इसी तरह से कंक्रीट की बात किया जाए, कंक्रीट या फिर वुड लकड़ी की इलास्टिसिटी की बात किया जाए, तो इनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो स्टील की इलास्टिसिटी का क्या होती है, 1/10 से लेकर के 1/20 के बीच में पाई जाती है। ये लगभग वैल्यू को बता रहा है डियर। ठीक, ये लगभग वैल्यू को क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है। नॉन लीनियर है, ये कैसा है आपका, ये नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, ये नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। नोट करते चलिएगा, यदि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व आप ड्रा कर रहे होते हैं और कर्व जो है बिल्कुल हॉरिजेंटल हो, यानी स्ट्रेन वाली एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये बोला जाएगा कि ये जो मटेरियल है वो बिल्कुल क्या है, परफेक्ट प्लास्टिक है। ये क्या है, बिल्कुल परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल है। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व यार हॉरिजेंटल अगर हो गया तो परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल का एग्जांपल है। अगला देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखिए कुछ इस तरह से जा रहा है। पहले जो है एक ग्रेडियंट है, बाद में ये ग्रेडियंट क्या हो गया, थोड़ा सा घट गया है, लेकिन ये हॉरिजेंटल नहीं है। तो इस घटना को बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग। इसको क्या बोलते हैं डियर, इसे बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग, इसे स्ट्रेन हार्डनिंग बोला जाता है। या फिर इसी को बोला जाता है आपका इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। अगर कोई भी मटेरियल का कर्व इस तरह से फिर इस तरह हो जा रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल का एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर आपका कर्व बिल्कुल ऐसे जा रहा है किसी इंक्लिनेशन पर, बाद में पूरी तरह से हॉरिजेंटल हो जा रहा है, तो ये एग्जाम्पल है आपका विस्को इलास्टिक मटेरियल का। विस्को इलास्टिक मटेरियल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपका होता है गर्म तप्त लोहा यानी रेड आयरन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, विस्को इलास्टिक मटेरियल का होता है। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिल्कुल स्ट्रेस वाली एक्सिस को अगर ये डिनोट करना स्टार्ट कर दे, तो यानी स्ट्रेन आ ही नहीं रहा है मेंबर में और पूरा का पूरा कर्व जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, स्ट्रेन आ ही नहीं रहा है, केवल तकलीफ स्ट्रेस आ रहा है, यानी ये एग्जाम्पल है रिजिड बॉडी का। यानी कि रिजिड बॉडी का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है। लेकिन अगर बिना स्ट्रेस आए कोई मेंबर क्या हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, यानी क्या हो रहा, यहाँ पे वो जो है बिना स्ट्रेस, जीरो स्ट्रेस पर स्ट्रेन आ जा रही है, यानी ये मटेरियल आपका क्या हो गया है, ये फ्लूइड है। अब फ्लूइड में आपका कौन कौन सा आता है, लिक्विड और गैस दोनों आ जाता है। ठीक, तो डियर इसको क्या करना है, जितना दिखा गया इसे नोट करना है और वीडियो रोक करके सारे का सारा जो भी डाटा है इसको छोड़ना नहीं है। अब अगला टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। बहुत अहम टॉपिक है डियर, ये थोड़ा सा ही है लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये अपने आप में एक चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग में जो भी मटेरियल का आप इस्तेमाल करते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी और अहम प्रॉपर्टीज होती है डक्टिलिटी।
ठीक, तो डक्टिलिटी से डक्टिलिटी के रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले समझिए डक्टिलिटी कहते किसको हैं। अगर कोई भी मेंबर, अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी मटेरियल का पीस लिया जाए और उसका टेंशन टेस्ट किया जाए और फ्रैक्चर के बाद अगर जो है वो क्या हो जाए 5% से अधिक क्या हो जाए परमानेंट डिफॉर्म हो जाए, या फिर ऐसा कोई भी मटेरियल जिसकी मेटल की पीस को क्या किया जा सके पतले वायर यानी कि बहुत कम डायमीटर के वायर के रूप में ढाला जा सके, उसे क्या बोला जाता है डक्टाइल मटेरियल बोला जाता है। तो डक्टाइल मटेरियल के संबंध में पहला पॉइंट, ऐसे पदार्थ जिन्हें खींचकर पतले तार के रूप में ढाला जा सके उसे क्या बोला जाएगा डक्टाइल मटेरियल बोला जाएगा। और उसकी इस प्रॉपर्टी को, पतला होने की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा डक्टिलिटी बोला जाएगा डियर। डक्टाइल मटेरियल होता है और प्रॉपर्टी क्या होती है डक्टिलिटी होती है। अब डक्टिलिटी के रिगार्डिंग दूसरा कीवर्ड तैयार करेंगे, ऐसा मटेरियल जिसमें 5% से, ऐसा मटेरियल जिसमें 5% से अधिक क्या हो, 5% से अधिक टेंशन टेस्ट में, 5% से अधिक टेंशन टेस्ट में परमानेंट डिफॉर्मेशन पाया जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन पाया जाए। अगर कोई भी मेंबर है उसको फ्रैक्चर कराइए टेंशन में, अगर उसकी लंबाई पहले की लंबाई से 5% से अधिक बढ़ जा रही है तो वो मटेरियल क्या होगा आपका, वो डक्टाइल मटेरियल होगा। डक्टाइल मटेरियल के रिगार्डिंग एक और कीवर्ड तैयार करना है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक टेंसाइल प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी एक क्या है टेंसाइल प्रॉपर्टी है। ठीक, ये कीवर्ड तैयार करना है। आपने अक्सर पेपर में देखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी डक्टिलिटी को बताता है, कभी कभी टेंसिटी एक वर्ड आ जाता है। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी क्या है एक प्रॉपर्टी है, जबकि टेंसिटी क्या होती है एक अलग टर्म होता है। टेंसिटी क्या होता है एक अलग टर्म होता है। तो टेंसिटी के रिगार्डिंग यहां पे लिखेंगे हम टेंसिटी। डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल टेंशन टेस्ट में जिस अधिकतम स्ट्रेस पर फेल होता है उसे क्या बोला जाता है, फेल होता है उसे क्या बोला जाता है टेंसिटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं डियर टेंसिटी। तो इसको मेंशन कर लीजिएगा नोट में। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है और डक्टाइल मटेरियल जिस अधिकतम प्रतिबल पर क्या हो जाए फेल हो जाए वो अधिकतम प्रतिबल क्या कहलाता है डियर आपका टेंसिटी कहलाता है। अब डक्टिलिटी के रिगार्डिंग और पॉइंट्स हम यहाँ पे तैयार करेंगे। डक्टिलिटी के रिगार्डिंग अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए डक्टिलिटी में तो सभी मेटल, लगभग सभी मेटल जो होते हैं प्योर मेटल, आपको एलॉय की बात नहीं कर रहे हैं, डक्टिलिटी सभी मेटल में क्या पाई जाती है डक्टिलिटी पाई जाती है। जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, स्टील है आयरन है, इसके अलावा सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब किसके एग्जाम्पल है डियर, ये सब डक्टाइल मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। आपको सबसे अहम बात हम बताना चाहेंगे
दुनिया का सबसे डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो गोल्ड होता है। सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? गोल्ड होता है। इसीलिए गोल्ड का अगर एक ग्राम गोल्ड ले लो तो लगभग वो मकड़ी के जाले के महीन के बराबर तार उससे खींचा जा सकता है। जितने महंगे किस्म के डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं जिसमें हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे आपका हो गया एप्पल आईफोन का फोन, महंगा इसलिए है, स्लिम इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है? गोल्ड की वायरिंग है। गोल्ड वायरिंग करने से फोन हल्का हो गया है, जिस आकार में चाहे स्मूथ और कॉम्पैक्ट हुआ है, साथ साथ इसमें हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? गोल्ड की अधिक होती है, इसमें जंग वगैरह नहीं लगती, इसकी सर्किट जल्दी ब्रेक नहीं होती है। ठीक, डक्टिलिटी के रिगार्डिंग इतने कीवर्ड्स थे, हमने नोट करा दिए। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है, डक्टाइल मटेरियल होते हैं। डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिन्हें खींचकर वायर के रूप में ढाल सकते हैं। डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिसमें 5% से अधिक टेंशन में क्या पाया जाए? उसमें डिफॉर्मेशन पाया जाए। डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिसको खींच करके पतले वायर के रूप में ढाला जा सके। डक्टाइल मटेरियल के रिगार्डिंग एग्जाम्पल की बात हमने किया था, तो जितने मेटल हो गए जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, स्टील है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब किसके एग्जाम्पल आपके? डक्टाइल मटेरियल के हैं। डक्टिलिटी के रिगार्डिंग एक कीवर्ड्स आया था आपका टेंसिटी। टेंसिटी एक प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ये स्ट्रेस के लेवल को मेजर करने का एक अप्रोच है। डक्टाइल मटेरियल जिस अधिकतम प्रतिबल पर फेल करता है डियर, उसी प्रतिबल को क्या बोला जाता है? उसी प्रतिबल को बोला जाता है टेंसिटी। ठीक है ना? तो इसको पूरा का पूरा आपको नोट करना है, यहीं पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारा अगला प्रॉपर्टी, हम इंजीनियरिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं डियर। मतलब जो भी मटेरियल आप इंजीनियरिंग में यूज करते हैं उनकी क्या क्या गुण हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी? यहाँ मैकेनिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी पढ़ी जाएगी। बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मैकेनिकल यानी कि जो मशीन से टेस्टिंग की जा सके। फिजिकल वो होती है जो देख करके, जैसे डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन डक्टिलिटी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल की बेसिकली हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की ही बात करेंगे। ठीक, तो देखिएगा, अब है हमारा डक्टिलिटी के बाद ब्रिटलनेस। डक्टिलिटी का जस्ट उल्टा, यानी डक्टिलिटी अगर बहन है तो ब्रिटलनेस जो होता है वो क्या है? उसका भाई है। यानी डक्टिलिटी ब्रिटलनेस का क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या आ गई? ब्रिटलनेस। क्या आ गई? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस की हिंदी होती है भंगुरता। डक्टिलिटी की हिंदी क्या होती है? तन्यता होती है। डक्टिलिटी की हिंदी तन्यता होती है, और यहाँ पे ब्रिटलनेस की हिंदी क्या होती है? भंगुरता होती है। यहाँ पे याद कर लेना है, भंगुरता। तो सबसे अहम कीवर्ड्स जो होंगे, पहला कीवर्ड है लैक ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की कमी ही क्या कहलाती है? ब्रिटलनेस कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनमें 5% से कम परमानेंट डिफॉर्मेशन पाया जाए। ऐसे पदार्थ जिसमें 5% से कम परमानेंट डिफॉर्मेशन पाया जाए, उसे कौन सा मटेरियल बोला जाएगा? ब्रिटल मटेरियल बोला जाएगा। ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जो कि अगर उनका टेस्टिंग किया जाता है तो बिना डिफॉर्म हुए अचानक में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका कांच हो गया। कांच एक क्या है? ब्रिटल मटेरियल है, और ब्रिटल मटेरियल के अचानक में टूट जाने के गुण को क्या बोला जाता है? ब्रिटलनेस बोला जाता है। तो ब्रिटलनेस के रिगार्डिंग पहला टर्म आपका हुआ लैक ऑफ डक्टिलिटी,
दूसरा कीवर्ड है 5% से कम क्या पाया जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन पाया जाता है, यानी इसमें 5% से कम प्लास्टिक स्ट्रेन पाया जाता है। इसके अलावा ब्रिटलनेस के रिगार्डिंग एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो याद रखना डियर, सबसे अहम एग्जाम्पल होता है रबर। डक्टाइल मटेरियल को अगर खींच करके तोड़ा जाए तो टूटने के पहले उसकी लंबाई और टूटने के बाद उसकी लंबाई लगभग वही रहेगी जो पहले थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई रबर का एक प्रिज्मेटिक मेंबर ले लें और इसकी लंबाई अगर इनिशियल में यल है और इस पर इक्वल और अपोजिट पुल लगा करके इतना खींचे कि ये दो हिस्से में क्या हो जाए, टूट जाए, तो टूटने के बाद अगर दोनों खंड को पास मिलाएंगे तो इसकी लंबाई वही मिलेगी जो टूटने के बाद मिली है। यानी 5% से कम परमानेंट या प्लास्टिक स्ट्रेन शो करने वाला मटेरियल ब्रिटल मटेरियल है और रबर उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। रबर के अलावा कास्ट आयरन, यानी आपका कास्ट आयरन क्या है, एक एलॉय है, ढलवा लोहा। इसके अलावा आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कंक्रीट। कंक्रीट आपका क्या है, एक क्या है कंक्रीट, आपकी कंक्रीट जो है आपका एक ब्रिटल मटेरियल होता है। इसके अलावा रबर हुआ। अब इसके अलावा आपका कांच हो गया, कांच भी क्या होता है डियर, एक ब्रिटल मटेरियल होता है। तो वीडियो को रोक करके आप इसको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है डियर। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका लोडिंग कर्व, यानी लोड अगर लगाया जाए तो एक रास्ते से जाते हैं, लोड हटाया जाए तो दूसरे से वापस आते हैं, यानी लोडिंग कर्व आपका ये वाला होता है, लेकिन अनलोडिंग कर्व आपका दूसरा होता है। और लोडिंग और अनलोडिंग के बीच में ये एक क्षेत्रफल घिर जाता है, इसी क्षेत्रफल को हिस्टेरिसिस लूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिस्टेरिसिस लूप। अगर बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जानना है तो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के डिटेल स्टडी वाले जो बना हुआ है आपका चैनल यूट्यूब पे, उसमें देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगली प्रॉपर्टी हमारी होने वाली है हार्डनेस। अगली प्रॉपर्टी हमारी है हार्डनेस। ठीक डियर, तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, हार्डनेस। तो सबसे पहले हार्डनेस और टफनेस समझते हैं। हार्डनेस सरफेस प्रॉपर्टी है, टफनेस इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। तो हार्डनेस के रिगार्डिंग पहला कीवर्ड, इट इज सरफेस प्रॉपर्टी। हार्डनेस कैसे निकाली जाती है, 4 तरीके से। एक होता है पेनिट्रेशन करके, दूसरा है एब्रेजन करके, और तीसरा है स्क्रैच करके, और चौथा होता है आपका कटिंग करके। 4 तरीके से आपकी हार्डनेस को ज्ञात किया जाता है। पहला है पेनिट्रेशन करके, यानी पेनिट्रेशन करके यानी किसी सुई को, आपने देखा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में, आपने ब्रिलेंट हार्डनेस टेस्टिंग मशीन पर जाकर के वहां पे ब्रिलेंट हार्डनेस ज्ञात की होगी। इसके अलावा वहां पे क्या होता है, एक निडल होती है जिसको मतलब कि आपका जो स्पेसिमेन होता है उसी पर रख करके लोडिंग कराई जाती है। तो 4 तरीका होता है आपका हार्डनेस निकालने का। पहला होता है पेनिट्रेशन, यानी सुई जो है सरफेस पे इस तरह से जैसे मार्कर को हम रख के दबाएं तो उसी तरह से सुई को क्या किया जाता है, दबाया जाता है। तो उस आधार पर जो मतलब हार्डनेस निकलती है वो पेनिट्रेशन के द्वारा होती है। एब्रेजन जो होता है ये सामान्यतः आप बिल्डिंग मटेरियल में पढ़े होंगे एब्रेजन द्वारा। और एब्रेजन में 2 मटेरियल को आपस में रगड़ा जाता है, जो मटेरियल छिल जाता है, कट जाता है, वो दूसरे मटेरियल के रिस्पेक्ट में क्या माना जाता है, वो दूसरे मटेरियल के रिस्पेक्ट में सॉफ्ट माना जाता है। एब्रेजन जो होता है उसमें मो पैमाने पर मेजर किया जाता है। कौन से पैमाने पर,
मो पैमाने पर आपकी हार्डनेस पता की जाती है। और मो पैमाने पर अगर देखा जाए तो 10 खाना बना हुआ है, और जीरो आपका जो जीरो पे पहले नंबर पे जो सबसे पहले नंबर पे है वो सबसे कम जो सबसे सॉफ्ट मटेरियल है वो टाल्क है, और सबसे अधिक हार्ड मटेरियल जो है वो कौन सा है, डायमंड है। तो टाल्क की जो है हार्डनेस जो है 1 है, और डायमंड की मो पैमाने पे कितना डियर 10 है। तो समझो जरा हार्डनेस के रिगार्डिंग जो हमने पढ़ा अभी तक, हार्डनेस इज अ सरफेस प्रॉपर्टी। इसको ज्ञात करने का 4 तरीका है। पहला पेनिट्रेशन, दूसरा एब्रेजन, और तीसरा कटिंग, और चौथा स्क्रैच। तो चारों में जो अच्छे टर्म्स से 2 क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बताया। हिडन टर्म क्या है वो भी बताया। पेनिट्रेशन में क्या होता है, सुई का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर पेनिट्रेशन में सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है ब्रिनेल हार्डनेस। इसके अलावा एक और होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक देख लेना आप, ब्रिनेल हार्डनेस, और एक और होता है। और एब्रेजन में क्या होता है, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल पर रगड़ा जाता है। तो मुंह पैमाने पर ये मुंह इसको बनाया कौन था, एब्रेजन वाला मुंह ने बताया था, इसे मुंह ने बताया था। तो मुंह पैमाने पर एब्रेजन टेस्टिंग द्वारा हार्डनेस पता की जाती है। ये समानता आपका बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है मुंह पैमाना। और मुंह पैमाने पर सबसे पहला यानी सबसे सॉफ्ट मटेरियल जो है वो टाक होता है, और सबसे हार्ड मटेरियल जो होता है वो कौन सा होता है आपका, वो आपका होता है डायमंड। ठीक, अब इसके अलावा स्क्रैच और कटिंग है, इससे क्वेश्चन हमारे यहाँ अभी तक नहीं बना हुआ, हमने देखा नहीं है। ठीक, तो यही जो क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए वो यहाँ से बनते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लेना है। इसके बाद जो है हार्डनेस के बाद हम पढ़ेंगे क्रीप। ठीक, तो क्रीप जो है आपकी 6वीं प्रॉपर्टी है इंजीनियरिंग मटेरियल की। क्रीप जो है 6वीं प्रॉपर्टी है। तो क्रीप के रिगार्डिंग याद रखना है, क्रीप क्या होता है, अगर कोई मेंबर है जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, इस पर कांस्टेंट लोडिंग लगाई जाए, कांस्टेंट लोडिंग, पी कांस्टेंट लोडिंग हो, और विद पासेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ, मतलब कि पी लोड लगा करके, यानी कि जैसे आपने देखे होंगे कुछ लोगों का दांत बाहर आता है तो दांत बाहर को अंदर करने के लिए तार से बांध करके परमानेंट लोडिंग लगा दी जाती है, 2-4 साल बाद उसका दांत अंदर हो जाता है। तो उसी तरह से क्रीप होता है। जैसे क्रीप में जैसे आप लोग पेड़ की टहनियों को देखते हैं, पेड़ की टहनियां जब आपके घर के अंदर घुसना स्टार्ट होती है तो क्या करते हो, वायर लेके बांध देते हो, टहनी कुछ दिन बाद क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। ठीक, तो क्रीप जो होता है डियर, क्रीप परमानेंट डिफॉर्मेशन को मेजर करता है। जैसे अगर हम इस मेंबर को, जैसे आपका ए और बी एक मेंबर है, लोड लगा करके छोड़ दिया जाए तो कुछ दिन बाद जो है जब लोड लगा के छोड़ेंगे तो ये ए बी, इसकी पहले लंबाई इतना यल थी, अब ये होगा क्या, बी से लेकर के कहां तक चला जाएगा, खींचने पर B2 तक चला जाएगा। लेकिन अगर इसी लोड को फिर कुछ दिन बाद 2-4 महीने बाद छोड़ दिया जाए ला करके, तो होगा क्या, ये मेंबर कुछ वापस आएगा और कुछ वापस नहीं आएगा। तो रेड कलर वाला हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है, जितना वापस आया उसे इलास्टिक स्ट्रेन, यानी ये वाला जो है आपका इलास्टिक स्ट्रेन है। ये कौन सा स्ट्रेन है, इलास्टिक स्ट्रेन। और ये वाला जो हिस्सा है अगला वाला, ये कौन सा स्ट्रेन है आपका, ये प्लास्टिक स्ट्रेन है। तो जो प्लास्टिक स्ट्रेन होता है वही किस चीज को मेजर करता है, क्रीप को करता है। तो क्रीप के रिगार्डिंग डिफिनीशन क्या होती है वो लिखना है, जब कांस्टेंट लोड व समय बीतने के साथ किसी मेंबर में पाया गया परमानेंट डिफॉर्मेशन
परमानेंट डिफॉर्मेशन समय बीतने के साथ जो होता है कांस्टेंट लोडिंग पर, वही क्या चीज कहलाता है, क्रीप कहलाता है। तो इसको नोट कर लेना है, कांस्टेंट लोडिंग समय बीतने के साथ विद पासेज ऑफ टाइम जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है वही क्या कहलाता है डियर, क्रीप कहलाता है। क्रीप के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको लिखना है, समझना है। पहला कीवर्ड है समय बीतने पर, समय बीतने पर क्रीप डिफॉर्मेशन बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर आप लगातार लोड लगाए रहेंगे तो अगर एक दिन बाद लोड लगा के छोड़ देंगे तो वो वापस चला जाएगा, 2 दिन तक लगाए रखेंगे तो भी चला जाएगा, 10 दिन तक लगाए रहेंगे थोड़ा सा जाएगा थोड़ा सा नहीं आएगा, 1 साल तक लगा के रखेंगे तो थोड़ा सा जाएगा बाकी रुक जाएगा। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब हम टाइट खूब पकड़ करके किसी भी चीज को रस्सी से बांध देते हैं तो रस्सी जो होती है कुछ दिन बाद पहले की रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यानी समय बीतने, जितना ज्यादा समय देंगे समय बीतने के साथ जो है क्रीप डिफॉर्मेशन क्या हो जाता है, बढ़ता है। लेकिन ये एक ऑब्जेक्टिव है, इसको प्रिपेयर करना, समय बीतने के साथ विद पासेज ऑफ टाइम क्रीप डिफॉर्मेशन इंक्रीज। लेकिन समय बीतने के साथ रेट ऑफ क्रीप की बात अगर किया जाए तो रेट ऑफ क्रीप जो होता है, क्रीप के बढ़ने की दर, रेट ऑफ क्रीप जो होता है समय बीतने के साथ, समय बीतने पर घटता है डियर, ठीक है ना। तो कैसे समझते हैं, जैसे किसी बच्चे को आप यहां से मान लेते हैं हम कानपुर हैं और उस बंदे को दौड़ा दिए इलाहाबाद के लिए, तो कानपुर से जब इलाहाबाद के लिए दौड़ेगा तो कानपुर से पहले सेकंड में जब चलेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे वो दौड़ता आएगा इलाहाबाद की ओर उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। लेकिन कानपुर से उस बंदे की दूरी जो होगी क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। यानी कि समय बीतने पर क्रीप डिफॉर्मेशन बढ़ेगा लेकिन उसके दौड़ने की, बंदे के दौड़ने की दर यानी कि रेट ऑफ क्रीप क्या हो जाएगा डियर, घट जाएगा। तो इसको नोट कर लेना है। और क्रीप के रिगार्डिंग और भी टर्म है जो पेपर में पूछे जाते हैं जिसको हम बताएंगे, ठीक। तो देखिए क्या है, फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो क्रीप को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप। पहला फैक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, छोटा लोड लगेगा तो क्रीप डिफॉर्मेशन कम होगा, लेकिन ज्यादा लोड लगेगा तो क्रीप डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। यानी कि लोड का मैग्नीट्यूड, परिमाण कितना, इस बात का सार्थक सबूत है कि क्रीप उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ लोड, लोड किस प्रकार से लगा रहे हो डियर, लोड लगाने के तरीके पर भी क्या करता है, क्रीप डिफॉर्मेशन निर्भर करता है। इसके अलावा समय पर, आप जाहिर सी बात है कम समय के लिए लोड लगा करके छोड़ दोगे कम परमानेंट डिफॉर्मेशन, ज्यादा समय के लिए पर अगर छोड़ देंगे लगा करके ज्यादा परमानेंट डिफॉर्मेशन। यानी समय बीतने पर क्रीप डिफॉर्मेशन क्या होता है डियर, बढ़ता जाता है। चौथा ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर पर अगर पूछा जाए, अगर ताप बढ़ाएंगे आप, ताप अगर बढ़ाएंगे तो क्रीप क्या हो जाएगा, क्रीप डिफॉर्मेशन बढ़ जाता है। इसका सही एग्जांपल ये है कि हाई टेंशन वायर यानी खूब तेजी से खींचे ये वायर जो होते हैं पोल पर, आप देखते होंगे अक्सर गर्मी के दिन में जो है वो क्या हो जाते हैं, सेक कर जाते हैं। किस वजह से, ताप बढ़ने की वजह से। ताप बढ़ता है तो क्रीप डिफॉर्मेशन क्या होता है डियर, बढ़ जाता है। अब क्रीप के रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, ताप अगर बढ़ाया जाए, लिखना स्टार्ट करो, ताप अगर बढ़ाया जाए तो क्रीप डिफॉर्मेशन बढ़ता है। लेकिन अगर ताप हम लगातार बढ़ाते रहें तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा
जिस पर क्रीप जो है वो अनियंत्रित हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, तो उस ताप को क्या बोला जाता है? होमोलोगस टेम्परेचर बोला जाता है। तो लिखिएगा होमोलोगस टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो क्रीप डिफॉर्मेशन बढ़ता है। एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पे क्रीप जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है, और इसी टेम्परेचर को क्या बोला जाता है डियर? होमोलोगस टेम्परेचर बोला जाता है। बड़ी बात यह है, होमोलोगस टेम्परेचर, होमोलोगस टेम्परेचर जो होता है, होमोलोगस टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? आपका अगर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कुछ है तो मेल्टिंग पॉइंट का हमेशा क्या होता है? आधा होता है। तो होमोलोगस टेम्परेचर जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट का डियर क्या होता है? आधा होता है। ये कीवर्ड्स तैयार कर लेना, ठीक। अब अगर पूछा जाए क्रीप डिफॉर्मेशन का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो क्रीप डिफॉर्मेशन का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया आपका है फेल्योर ऑफ प्री स्ट्रेस बीम। आप प्री स्ट्रेस बीम क्या है, प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर के बारे में सुने होंगे कि कुछ दिन बाद जो होता है प्री स्ट्रेस यानी पूर्व प्रबलित बीम या पूर्व प्रबलित जो स्ट्रक्चर होते हैं, प्री स्ट्रेस पहले से खींचे हुए होते हैं, तो प्री स्ट्रेस बीम जो होती है वो कुछ दिन बाद क्या होती है? क्रीप डिफॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। इसी तरह से सैगिंग ऑफ हाई टेंशन वायर, तो इसको लिख लीजिएगा डियर, हम लिखे नहीं है। एग्जाम्पल क्या है कि प्री स्ट्रेस बीम का फेल होना, या फिर आपका दूसरा एग्जाम्पल है सैगिंग ऑफ हाई टेंशन वायर, बहुत तेजी से खींचे हुए वायर का कुछ दिन बाद सैग कर जाना, ही किसका एग्जाम्पल होता है? ये क्रीप का एग्जाम्पल होता है, ठीक। अब आपकी सातवीं जो है इंजीनियरिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। सातवीं प्रॉपर्टी आपकी है फटीग। सातवीं प्रॉपर्टी आपकी है फटीग। फटीग इन द सेंस थकान। फटीग की हिंदी क्या होती है? थकान होती है। तो फटीग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसमें क्वेश्चन कौन से बनते हैं ये समझिएगा जरा। यदि किसी मेंबर पर साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिक, जैसे इसको हम पकड़ करके ऐसे खींच दिए फिर छोड़ दिए, फिर खींचे फिर छोड़े, तो इसे बोला जाता है साइक्लिक। लेकिन एक बार इसको खींचे फिर दोबारा क्या किए? इसको दबाए, तो इसे बोला जाएगा रिवर्स साइक्लिक। यानी कि साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक जब लोडिंग लगाई जाती है तो होता क्या है कि वो मटेरियल इलास्टिक लिमिट के पहले ही कुछ समय बाद क्या हो जाता है? फेल कर जाता है। तो इस तरह के फेल्योर को क्या बोला जाता है? फटीग बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी बंदे को अगर इतना तेजी से मार दो कि वो रोने लगे तो बोला जाता है कि लोड बहुत ज्यादा आ गया है। रुलाने का और एक तरीका है, उसको बार बार हल्का हल्का ऐसे धीरे धीरे मारते रहो। एक समय बाद जो है वो क्या करेगा? या तो परेशान हो जाएगा या उठ के भाग जाएगा या तो उल्टा तुमको मारेगा, ठीक। तो देखो समझो जरा फटीग से रिलेटेड क्या होता है। फटीग की हिंदी होती है थकान। जब किसी मेंबर पर साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक, किसी मेंबर पर साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिक लोडिंग हो, रिवर्स साइक्लिक लोडिंग के कारण मेंबर का फेलियर करना, मेंबर का फेल होना क्या कहलाता है? फटीग कहलाता है। फटीग के रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है
यहां फेल्योर, यहां लोडिंग इलास्टिक लिमिट के भीतर होती है, इलास्टिक लिमिट के भीतर होती है। समझने की कोशिश करिए। हम अगर किसी धागे को पकड़ के खींचें तो खींचते खींचते एक लोड ऐसा आएगा कि तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पर आप कॉपर या एल्युमिनियम का वायर ले लो, उसको खींचोगे जीवन में तोड़ पाओगे, हाथ हाथ काट लोगे। लेकिन अगर उसको बार बार ऐसे 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 करो, एक समय बाद क्या होगा, वो टूट जाएगा। क्यों टूटा? साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिक लोडिंग की वजह से। जब आप ऐसे ऐसे करते हैं तो मॉलिक्यूल्स, किसी इंसान को यार बार बार ऐसे ऐसे करोगे तो गुस्सा नहीं आएगा, तो इसी तरह से जब किसी मेंबर पर साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिक लोडिंग तुम लगाते हो तो होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स गुस्सा हो जाते हैं, और कहा जाता है गुस्सा इंसान को खा जाता है। तो जब मॉलिक्यूल्स गुस्सा होंगे तो उसकी गर्मी जो होती है, यानी जब इंसान गुस्सा होता है तो गर्मी होती है। इसी तरह से जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो मॉलिक्यूल्स गुस्सा हो जाते हैं, यानी जो ऐसे ऐसे करने में हम वर्क करते हैं वो मॉलिक्यूल्स के भीतर जो है क्या हो जाता है, जाके स्टोर होता है, और मॉलिक्यूल्स अपनी जो स्टोर एनर्जी उसको हीट के फॉर्म में देते हैं। तब देखते हो कि जब वायर को हम ऐसे ऐसे करते हैं तो गर्म हो जाता है, ले जाके छुआ देते हैं किसी को, तो इससे दिक्कत होती है, आदमी भाग जाता है डर के मारे तुमसे। तो जब किसी मेंबर पर ऐसे ऐसे यानी साइक्लिक रिवर्स साइक्लिक लोडिंग लगाते हैं, लोड छोटा ही रहता लेकिन बार बार आता है, तो यहाँ पे लोडिंग जो होती है कम होती है, यानी इलास्टिक लिमिट के भीतर होती है। तो याद रखना है फटिग फेलियर किस वजह से होता है, साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिक लोडिंग की वजह से होता है। फेल होना ही क्या कहलाता है, फटिग कहलाता है। फटिग में लोड जो होता है इलास्टिक लिमिट के भीतर होता है। फटिग के रिगार्डिंग एक टर्म और है, फटिग में टोटल स्ट्रेन एनर्जी, जब हम वर्क करते हैं ऐसे ऐसे तो मॉलिक्यूल्स द्वारा स्टोर्ड टोटल स्ट्रेन एनर्जी, इसको हम बाद में भी बताएंगे स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। स्टोर टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो होती है टफनेस से अधिक हो जाती है, टफनेस से क्या हो जाती है, टफनेस से अधिक हो जाती है। डियर देखिएगा, किसी भी चीज को अगर फेल कराना है तो उसकी टफनेस यानी अधिकतम जो ऊर्जा वो संचित कर सकता है उससे अधिक एनर्जी उस पर देंगे, तभी वो क्या करेगा, फेल करेगा। जैसे किसी आदमी को जितना उसकी सहनशीलता की सीमा उससे अधिक अगर उसको ठोक दोगे, पीट दोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फटिग फेलियर जब भी होता है तो स्टोर जो होती है स्ट्रेन एनर्जी, स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्टोर, उस मटेरियल की टफनेस से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो फटिग फेलियर के रिगार्डिंग जितने कीवर्ड थे हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम किसी मेंबर को फटिग फेलियर कराते हैं तो साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिक लोडिंग देते हैं, ठीक। जैसे हमने अभी एग्जांपल आपको बताया, किसी वायर को क्या करें, हम बार बार हाथ से ऐसे 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 करें या फिर ऐसे 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 घुमाएं, ऐसे एक बार ऐसे फिर ऐसे, तो होता क्या है, जब हम बार बार घुमाते हैं तो एक समय बाद हमें एहसास हो जाता है कि अब जो है ये टूटने वाला है, यानी उसकी सरफेस जो होती है वो जहां से टूटने वाला था वहां हार्ड हो जाती है और वहां पर क्रैक्स डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, क्रैक्स डेवलप हो जाता है। यानी कि वह नंबर ऑफ साइक्लिक लोडिंग, वह नंबर ऑफ साइक्लिक लोड जिस पर सतह पर, सरफेस पर क्रैक्स डेवलप हो, उसे क्या बोला जाता है डियर, उसे बोला जाता है फटिग। फटिग इनिशिएशन लाइफ बोला जाता है। फटिग इनिशिएशन लाइफ, जब सरफेस पर क्रैक्स डेवलप हो जाता है डियर तो हमारे मन में शांति आती है, भाई साहब थोड़ा और मेहनत कर देंगे तार टूट जाएगा। यानी कि
वह नंबर ऑफ साइक्लिक लोड जिस पर सरफेस पर सतह पर क्रैक्स हो जाए उसे फटीग इनिशिएशन लाइफ बोलते हैं। लेकिन क्रैक्स डेवलप होने के बाद एक्स्ट्रा नंबर ऑफ साइक्लिक लोडिंग, यानी कि क्रैक्स होने के बाद एक्स्ट्रा साइक्लिक लोडिंग, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक नंबर ऑफ साइक्लिक लोडिंग को फटीग प्रोपोगेशन लाइफ बोला जाता है। को फटीग प्रोपोगेशन लाइफ बोला जाता है। ठीक, ये याद रखना। फटीग इनिशिएशन लाइफ में सरफेस पर क्रैक्स डेवलप होते हैं और फटीग प्रोपोगेशन लाइफ में क्या हो जाता है कि क्रैक्स होने के बाद एक्स्ट्रा नंबर ऑफ लोडिंग जिस पर मेंबर फेल हो जाए, यहाँ पे नहीं लिखना भूल गए, जिस पर मेंबर क्या हो जाए, मेंबर फटीग में फेल हो जाए को फटीग प्रोपोगेशन लाइफ बोला जाता है। ठीक है ना। तो एक बात याद रखना है, अगर किसी भी मेंबर को फटीग फेलियर से बचा के रखना है तो स्ट्रेस का जो लेवल होगा, स्ट्रेस लेवल हमेशा इंडोरेंस लिमिट के भीतर हो। स्ट्रेस लेवल हमेशा इंडोरेंस लिमिट के भीतर हो। तो स्ट्रेस लेवल इंडोरेंस लिमिट के भीतर हो तो फटीग फेलियर नहीं होगा। ये याद रख लेना। ठीक डियर। यानी कि इंडोरेंस लिमिट क्या होती है, इसी का सब टाइटल फटीग फेलियर से मतलब सब टॉपिक है इंडोरेंस लिमिट। यानी इंडोरेंस लिमिट का मतलब होता है इंडोरेंस लिमिट, इसकी हिंदी होती है सहनशीलता की सीमा। फटीग फेलियर में जब आप साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग देते हैं तो वो अधिकतम नंबर ऑफ साइक्लिक लोडिंग जिस पर जो मेंबर है, अधिकतम नंबर ऑफ साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग जिस पर मेंबर फेल ना हो तो उसी को क्या बोला जाता है, इंडोरेंस लिमिट बोला जाता है। तो नोट करो, जब किसी मेंबर पर साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग लगाई जाती है तो वह अधिकतम नंबर ऑफ साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिक लोडिंग की संख्या जिस पर मटेरियल फटीग फेलियर ना अकर करे, मतलब उसके भीतर ना हो फटीग फेलियर, उसी को क्या बोला जाता है, सहनशीलता की सीमा बोला जाता है। ठीक डियर। अब हम अगर बात करें फटीग फेलियर के एग्जाम्पल की तो फटीग फेलियर का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है फ्लाई व्हील का फेल होना। आप देखते होंगे जो आपके बड़ी बड़ी मशीन होती हैं उसके बगल में फ्लाई व्हील लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पहिया, पता नहीं रहता किस लिए लगाए जाते हैं, एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल आता है। यानी फ्लाई व्हील चलते चलते उसमें कुछ और लोड नहीं होता, बस केवल घूमने के लिए होती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी टूट जाती है। तो फ्लाई व्हील पर बार बार क्या होता है, साइक्लिक लोडिंग आती है, इस वजह से वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो फ्लाई व्हील का फेल होना। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के पंख, जो एयरक्राफ्ट में पंखा लगा होता है, हवाई जहाज में जो पंखा लगा होता है, एयरक्राफ्ट के पंख जो है उसका फेल होना, पंख का फेल होना, एयरक्राफ्ट के पंख का फेल होना। इसके अलावा टरबाइन की ब्लेड का फेल होना भी किसका एग्जाम्पल है डियर, आपका ये फटीग फेलियर का एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को आप लोगों को नोट करना है। अब हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में जो अगला टॉपिक होगा वो होगा रेजिलियंस। 8वीं प्रॉपर्टी है रेजिलियंस।
सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। जब आप धनुष को या गुलेल को पकड़ के खींचते हैं तो हमको, चूंकि गुलेल या फिर धनुष क्या है, उसमें धागा लगा हुआ है, इसके अलावा उसकी कमान जो होती है वो क्या होती है, पूरी तरह से मेटल की बनी होती है। जब पकड़ के खींचते हैं तो धागा खींचता है। हमको पता है किसी चीज को खींचने में हमें वर्क करना पड़ता है, यानी कि धनुष को खींचने में उसकी कमान क्या होती है, झुकती है, और यानी उसमें क्या पाया जाता है, डिफॉर्मेशन पाया जाता है। यानी जब हम डिफॉर्मेशन पाया जाएगा किसी चीज में तो हमें वर्क करना पड़ेगा। चूंकि कमान और स्ट्रिंग किसके बने हुए हैं, इलास्टिक मटेरियल के हैं, तो जितना वर्क हम करते हैं वो उस मटेरियल में स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब वही स्ट्रेन एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्ट्रेन एनर्जी जो कि एक पोटेंशियल एनर्जी का रूप होती है। यदि हम धागा को छोड़ दें धनुष में तीर लगा के तो होता क्या, सारी जो हमने वर्क किया था खींचने में, पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी वो उस मतलब उस धनुष के बाण में संचित हो जाएगी, जो कि उसको गतिज ऊर्जा दे देगी। यानी कि जब हम किसी मेंबर को, जब इलास्टिक मेंबर को खींचते हैं तो इलास्टिक मेंबर में खींचने में वर्क करना पड़ता है। यही वर्क जो होता है स्ट्रेन एनर्जी कहलाता है। यानी किसी मेंबर में संचित स्ट्रेन एनर्जी को रेजिलियंस बोला जाता है। ठीक, अब देखिए रेजिलियंस एक ऊर्जा का रूप है। रेजिलियंस जो है एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा इलास्टिक लिमिट के भीतर की बात करता है। यानी रेजिलियंस हमेशा इलास्टिक लिमिट के भीतर की बात करता है, लिमिट के भीतर की बात करता है। अब रेजिलियंस की बात किया जाए तो रेजिलियंस का फार्मूला क्या होता है, रेजिलियंस बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे उस मेंबर का वॉल्यूम, ये होता है। रेजिलियंस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगला कीवर्ड आपका आता है रेजिलियंस में ही, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है डियर, इसे यू आर से डिनोट किया जाता है। यूनिट वॉल्यूम में जितना रेजिलियंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। यानी वी वॉल्यूम में रेजिलियंस जो है यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, रेजिलियंस डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में रेजिलियंस यानी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का फार्मूला हो गया 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। यानी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या दर्शाता है, यूनिट वॉल्यूम में स्ट्रेन, यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन में संचित स्ट्रेन एनर्जी, एकांक आयतन में संचित स्ट्रेन एनर्जी को क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोला जाता है, MOR बोला जाता है। अब रेजिलियंस में एक कीवर्ड और आता है जिसे बोला जाता है प्रूफ रेजिलियंस। इसको क्या बोला जाएगा, प्रूफ रेजिलियंस बोला जाएगा। तो प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, इलास्टिक लिमिट के भीतर जो स्ट्रेन एनर्जी होती है उसे रेजिलियंस कहते हैं। लेकिन इलास्टिक लिमिट पर रेजिलियंस या फिर स्ट्रेन एनर्जी को क्या बोला जाएगा, प्रूफ रेजिलियंस बोला जाएगा। यानी कि इलास्टिक लिमिट पर जो स्ट्रेन एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे आप, प्रूफ रेजिलियंस बोलेंगे। ठीक, तो इसको क्या करना है डियर, आपको नोट कर लेना है।
अब अगला टॉपिक हमारा होने वाला है टफनेस। ठीक, अगला टॉपिक हमारा बात करेंगे टफनेस।